Hello everyone, we have talked about the making of global wars till the second point. Now today we are going to start with the third point, the interwar economy, and mostly here we will discuss about the condition of the Europe and the other continent with the war of First World War. Now here mostly we will discuss about the World War First, that is known as the Indian war economy या इंटरवॉर इकोनॉमी. इंडियन से मेरा मतलब इसलिए है क्योंकि हम इंडिया की ग्लोरी को भी देखते हुए बात करेंगे यहाँ पर. और अगर बात की जाए पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को लेकर के, तो यहाँ कौन कौन से इंसिडेंट्स की वजह से या किस प्रकार से कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर, एंड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट उसके बाद में पोस्ट वॉर इकोनॉमी किस तरह से रन हुई, यहाँ पर उन पॉइंट को लेकर हम बात करने वाले हैं थर्ड पॉइंट के अंदर. तो थर्ड लेक्चर होगा मोस्टली बेस्ड होगा ऑन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, एंड हियर वी विल डिस्कस अबाउट द two main powers. First is known as the allied power and second will be known as the central power. Mostly बात करें दोनों पावर्स को लेकर के, central power and the allied power, which countries are involved in the central power. Mostly when we talk about the central power, then Germany, Austria-Hungary and the Ottoman Turkey Empire. When we talk about the allied powers, then allied powers we can count France, England and Russia. Later US also joined the allied powers. Allied powers and central power के बीच में एक लड़ाई होती है बेटा, और ये लड़ाई स्टार्टिंग में लगता है कि लॉन्ग टाइम तक नहीं चलने वाला है. किसी को भी नहीं मालूम था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो स्टार्ट हुआ है उसको जो नाम दिया गया है, जो कि 1914 के अंदर स्टार्ट हुआ था, वो 1918 तक चलने वाला है, लगभग 4 सालों तक. और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पर लेकर हम बात करें, स्टार्टिंग के अंदर ओनली 3 कंट्रीज एक साइड में थी जिसको नाम दिया गया सेंट्रल पावर का, और 3 कंट्रीज अनदर साइड थी जिनको नाम दिया गया आपके अलाइड पावर्स का. तो स्टार्टिंग में लग रहा था कि वॉर कुछ समय के लिए चलेगा और बाद में कौन सा कंट्री पावरफुल है उसका डिसीजन हो जाएगा या कौन सा ग्रुप पावरफुल है वो डिसाइड कर लेंगे. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. एक्चुअल में जब वॉर स्टार्ट हुआ तो लोगों ने सोचा भी नहीं था कि वॉर इतना लंबा चलेगा, और वॉर का एंडिंग हुआ 1918 में जाकर के. तो आइए बात करते हैं द वॉर इकोनॉमी को लेकर के या इंटर वॉर इकोनॉमी को लेकर के. जो कंसेप्ट हमारा बेस्ड रहेगा मोस्टली यूरोप को लेकर हम बात करेंगे यहाँ पर, और यूरोप के साथ में कौन कौन से कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया. लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. देखिए, जिससे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को लेकर अगर हम बात करते हैं, द फोर्ट बिटवीन द एलाइज पावर, मैंने आपसे नाम लिया था एलाइड पावर को लेकर हम बात करते हैं, तो आपको याद रखना है ब्रिटेन, हम बात कर रहे हैं एलाइड पावर के अंदर ब्रिटेन, फ्रांस and the Russia. These are the 3 countries. Those are joined the allied powers, or we can say allies. Later joined by the US. अमेरिका ने भी समथिंग अबाउट 1917 के अंदर ज्वाइन किया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को, और 1917 में ज्वाइन करने के बाद में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर अगर हम बात करें तो अलाइड पावर की जीत हुई. वरना स्टार्टिंग के अंदर जब हम बात करते हैं तो फ्रांस और रशिया साइड के अंदर बहुत बुरी तरीके से हराया था इन दोनों पावर्स को जर्मनी की पावर ने या जर्मनी की आर्मी ने. ये हमने 9th क्लास के बुक में अंदर रीड भी किया होगा. अगर हम बात करें सेंट्रल पावर को लेकर के, जो अनदर साइड में थी, द सेंट्रल पावर्स ज्वाइन विद जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड द ओटोमान टर्की. आपको याद रखना है. फिर से हम बात कर लेते हैं. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को लेकर बात की जा रही है. एक तरफ हमने बात की एलाइज को लेकर के, और एक तरफ हमने बात की बेटा सेंट्रल पावर को लेकर के. एलाइड की हम बात करते हैं तो ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, और उधर हम बात करते हैं सेंट्रल पावर को लेकर तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमान टर्की. दीज आर द कंट्री दोज ज्वाइन और दोज स्टार्टेड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. स्टार्टिंग को लेकर हम बात करते हैं तो इनके बीच में स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. लेकिन बाद में यूएस ने ज्वाइन कर लिया बेटा किसको, एलाइज पावर को. 1970 तक की हम बात करेंगे. देखिए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को लेके बात की जाए तो इससे पहले जो वॉर हुए थे बेटा, वहाँ पर मशीन गन्स का, या अगर हम बात करें बेटा वेपन्स का, या हम बात करें जो आपके पास गन पाउडर होता है बेटा उसको लेकर के, या टैंक को लेकर, एयरक्राफ्ट को लेकर, इनका यूज़ नहीं हुआ था. लेकिन पहली बार वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर देखा गया कि यहाँ पर टेक्निकल चीज़ें या फिर साइंटिफिक चीज़ों का अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमको इनका यूज़ करने को देखने को मिला वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर. यह लिखा हुआ है, द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर सो द यूज ऑफ मशीन गन, टैंक, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स एक्सेट्रा ऑन ए मैसिव स्केल
और बिकॉज ऑफ दिस, जब इतने बड़े लेवल पर जब यूरोप के अंदर ये वर्ल्ड वॉर छिड़ गया, तो नॉट ओनली इन द यूरोप, केवल हम कॉन्टिनेंट यूरोप को लेकर बात नहीं करेंगे, अदर कॉन्टिनेंट के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ने लगा, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक चला। 1914 में स्टार्ट होने वाला वॉर 1918 तक चला, 4 साल के अंदर। ऐसा नहीं कि यूरोप के इन 3 कंट्रीज के अंदर और 3+3 6 कंट्रीज के अंदर ये रहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वॉर यूरोप के अदर कॉन्टिनेंट के अंदर भी स्प्रेड हो गया, फैल गया। आइए बात करते हैं, और इससे की वजह से जिसके अंदर मशीन गन्स का यूज किया गया, एयरक्राफ्ट का यूज हुआ, टैंक्स का यूज हुआ, समथिंग अबाउट 9 मिलियन पीपल वर डेड, 90 लाख लोग मारे गए इसके अंदर, एंड 20 मिलियन पीपल इंजर्ड, और 20 मिलियन जो पीपल्स थे बेटा वो इंजर्ड हो गए, मतलब कि 200 लाख, 2 करोड़ के बराबर आप इसे बोल सकते हो। ड्यूरिंग द वॉर द इंडस्ट्रीज वर रिस्ट्रक्चर्ड टू प्रोड्यूस वार रिलेटेड गुड्स। अब जो हम बात करने, हमारा जो पॉइंट था इकोनॉमी को लेकर के, वहां क्या इंपैक्ट देखने को मिलने वाला है हमें, उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। इकोनॉमी को लेकर बात की जाए तो सबसे पहले जो सफर हुआ बेटा वो इंडस्ट्रीज को लेकर बात कर रहे हैं, या प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर फूड प्रोडक्शन को लेकर बात कम की जा रही है, बल्कि यहाँ जो बात हो रही है इंडस्ट्रीज के अंदर वो हो रही है बेटा किसको लेकर के, वार रिलेटेड गुड्स को लेकर। क्योंकि लगातार कैजुअलिटीज को देखते हुए, लगातार जो पीपल्स थे वो किल्ड हो रहे थे बेटा, तो हमें क्या चाहिए थे, प्रोटेक्टर्स, ऐसी चीजें जो प्रोटेक्ट कर सके इंसान को, या गन्स, गन पाउडर, टैंक या एयरक्राफ्ट, इन चीज़ों के लिए मैन्युफैक्चरिंग होना स्टार्ट हो चुका था। किसी को नहीं मालूम था कि वॉर लंबा चलने वाला है। तो देखिए, इंटायर सोसाइटीज वर ऑल्सो रीऑर्गेनाइज्ड फॉर वार एज मैन वेंट टू बैटल। जैसे कि फील्ड के अंदर लड़ाई करने के लिए यूथ पर्सन जाने लगे, तो वुमेन्स ने क्या किया, वुमेन्स यहाँ वर्क करना स्टार्ट करती है फैक्ट्रीज के अंदर। वुमेन स्टेप्ड इन द अंडरटेक जॉब दैट अर्लियर ओनली मेन वर एक्सपेक्टेड टू डू। जो काम पहले केवल और केवल मेन किया करते थे मोस्टली, या मोस्ट प्रोबेबली अगर हम बात करें तो मेन वर डू द जॉब्स, नाउ द वुमेन्स आल्सो स्टार्ट टू वर्क इन द इंडस्ट्रीज। वुमेन्स ने स्टार्ट किया वर्क करना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपुल्स और मोस्ट ऑफ द मेन्स आर इंगेज इन टू द, या वर इंगेज इन टू द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। बहुत सारे लोग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में चले गए थे, इसलिए उनकी जगह पर अब वुमेन्स ने इंडस्ट्रीज में काम करना स्टार्ट कर दिया। इट लेड टू द स्नैपिंग ऑफ इकोनॉमिक लिंक बिटवीन द सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर्स विच वर नाउ फाइटिंग ईच अदर टू पे फॉर देम। लगातार जो हम बात कर रहे हैं किसको लेकर के, वॉर रिलेटेड गुड्स को बनाने के लिए, तो जब इनका यूज किया जा रहा था वॉर रिलेटेड गुड्स को लेकर के, और इसके लिए डिमांड जब बढ़ने लगी वॉर रिलेटेड गुड्स की, तो क्या किया, पावर्स जो थी, चाहे हम बात करें सेंट्रल पावर को लेकर के या हम बात करें एलाइज पावर को लेकर के, इनके ऊपर इकोनॉमी को लेकर के बर्डन बढ़ने लगा, क्योंकि ये केवल वार रिलेटेड गुड्स की बात कर रहे हैं और वो बेची नहीं जा रही है, सेलिंग कम हो रहा है। अदर कंट्रीज को जरूर फायदा मिलेगा इस चीज़ का, लेकिन इनके लिए तो क्या है बेटा, ये खुद के प्रोटेक्शन के लिए, कैजुअलिटीज से बचने के लिए, जो लगातार लोग मर रहे थे उनको रोकने के लिए ये इंडस्ट्रीज के अंदर इनका डेवलपमेंट किए जा रहे थे। नेक्स्ट, द वार ट्रांसफॉर्म द यूएस फ्रॉम बीइंग एन इंटरनेशनल डेब्टर टू एन इंटरनेशनल क्रेडिटर। जो यूएस जो सबको लोन पर पैसा दिया करता था, आपने पढ़ा होगा इससे पहले, अब वो क्या बन गया, एक क्रेडिटर, मतलब कि उसको भी लोन पर पैसा लेना पड़ गया। इतना प्रॉब्लम क्रिएट हुआ इकोनॉमी को लेकर बात करें तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर। फिर क्या होता है, आइए बात करते हैं। देखिए, ये पूरा क्लियर आपका वॉर इकोनॉमी को लेकर के। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट कर दिया हमने 1914 से, और ये रन हुआ बेटा आपके 1918 तक। मोस्टली हमने बात की एलाइड पावर को लेकर और सेंट्रल पावर को लेकर के, जहां ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस एक साइड में है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन टर्की एम्पायर आपके एक साइड में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, पोस्ट वार रिकवरी। बाद में इसको रिकवर कैसे किया गया। देखिए, जो हम बात कर रहे थे कि एक जो बहुत बड़ा कंट्री, इसका नाम यूएस बेटा, जो कि पहले डेब्टर था, बाद में क्या बन गया, क्रेडिटर। और रीज़न क्या रहा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। और वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के अंदर बेटा वार रिलेटेड गुड्स का डेवलपमेंट बनना, उसका बेनिफिट केवल ये मिल पा रहा है कि ये यहाँ पर होने वाली कैजुअलिटीज से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, बचा पा रहे हैं, बाकी कोई फायदा नहीं है। तो बाद में क्या हुआ, इकोनॉमी किस तरह डाउन हुई, आइए बात करते हैं। आफ्टर द वॉर
ब्रिटेन फेस्ड, यहाँ पहले हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन को लेकर, जो कि इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल कंट्री था उस टाइम के अंदर, बिकॉज 16th सेंचुरी के अंदर यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था। इंडस्ट्रीज का सबसे अधिक डेवलपमेंट कहीं देखने को मिला तो वो कहाँ था बेटा, ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिकैप्चर इट्स अर्लियर पोजिशन ऑफ डोमिनेंस इन द इंडियन मार्केट। एज यू नो दैट इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, बट जो पहले पावरफुल ब्रिटेन था वो फिर से 1918 के बाद में इंडिया के अंदर वही पोजीशन रिकवर नहीं कर पाया, बिकॉज इसकी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन लगातार खराब होती चली गई। बात भी कर लेते हैं। एंड टू कम्पीट विद जापान इंटरनेशनली, अगर हम बात करें जापान को लेकर तो जापान से भी कम्पीट नहीं कर पाया, जो कि एक एशियन कंट्री था। अगर बात की जाए जापान को लेकर, टू फाइनेंस वॉर एक्सपेंडिचर्स ब्रिटेन हैड बोरोड लिबरली फ्रॉम द यूएस। जो फाइनेंस या जो बेटा प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जो इकोनॉमिक कंडीशन डाउन हुई, उससे उभरने के लिए क्या किया बेटा, ब्रिटेन को लोन लेना पड़ा। कहाँ से, अमेरिका से। ब्रिटेन वाज बर्डन्ड विद ह्यूज एक्सटर्नल डेब्ट, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया। हम बात कर रहे हैं किसको लेकर के, ब्रिटेन को लेकर, जो कि उस टाइम पीरियड के अंदर सबसे अधिक पावरफुल कंट्री था और जिसके सबसे अधिक इंपीरियल या इंपीरियलिज्म के अकॉर्डिंग सबसे अधिक कंट्री जिसने अपने कॉलोनी बना रखे थे। तो जब वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो सोचिए बाकी कंट्री से क्या हुआ होगा। और जर्मन जो हार गया था, या हम बात करें सेंट्रल पावर को लेकर के, जिनकी हार हुई थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह की रही होगी। बात कर लेते हैं चैप्टर को लेकर वापस से। द वॉर हैड लेड टू एन इकोनॉमिक बूम व्हेन द वॉर बूम एंडेड। जब वॉर के टाइम की हम बात करते हैं तो वहाँ पर वॉर रिलेटेड गुड्स को लेकर के डेवलपमेंट होने लगा था इंडस्ट्रीज के अंदर, लेकिन जिससे वॉर का एंड हुआ तो फूड प्रोडक्शन को लेकर के क्राइसिस पैदा हो गया, या डेप्ट लगातार बढ़ता चला गया, इकोनॉमिक कंडीशन हर कंट्री की डाउन होने लगी। बात कर लेते हैं। व्हेन द वॉर बूम एंडेड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टेड एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। जैसे ही वॉर का एंड हुआ, प्रोडक्शन जो था बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर था कि वार रिलेटेड गुड्स बनानी है आपको इंडस्ट्रीज के अंदर। तो वॉर का एंड हो गया तो मतलब उन गुड्स से अब काम नहीं है, और काम नहीं है तो फिर से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा। बिकॉज हमने बात की थी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर लगातार आर्मी के अंदर लोगों को ज्वाइन किया जा रहा था, और आर्मी के अंदर लोगों के ज्वाइन होने से जो मेंस थे उनके रिप्लेस होकर बेटा वुमेन्स ने इंडस्ट्रीज में काम करना स्टार्ट कर दिया। बट अब जरूरत नहीं थी, रिक्वायरमेंट नहीं थी इंडस्ट्रीज के अंदर, तो फिर से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा। इन 1921 हम बात कर रहे हैं आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, तो आपको मालूम है कि 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चला, और उसके बाद हम बात करते हैं 1921 को लेकर के, 1 in every 5 ब्रिटिश वर्कर्स वाज आउट ऑफ वर्क। 5 में से 1 मीन्स अगर रेशो निकाला जाए बेटा तो काफ़ी ज़्यादा। ये बात कर रहे हैं किसको लेकर, ब्रिटेन को लेकर। अदर कंट्री की बात करें तो बात यह लगे, सबसे अधिक डेवलप कंट्री इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग जो बात की जाए तो ब्रिटेन था, तो वहाँ पर 5 में से हर एक वर्कर बेटा क्या था, अनएम्प्लॉयड, रोजगार था ही नहीं वहाँ पर। मैनी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स वर ऑल्सो इन क्राइसिस। कई एग्रीकल्चर जो थे बेटा इकोनॉमीज वो क्राइसिस के अंदर थी, मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी थी। ड्यूरिंग द वॉर वीट प्रोडक्शन इन कनाडा, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली। अगर बात की जाए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द वॉर, अगर हम बात करें तो कनाडा को लेकर बात करें, अमेरिका को लेकर बात करें, ऑस्ट्रेलिया को लेकर बात करें, तो यहाँ पर फूड ग्रेन की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड लगातार बढ़ने लगी थी। वंस द वॉर ओवर, जैसे ही वॉर खत्म हुआ, प्रोडक्शन इन ईस्टर्न यूरोप रिवाइव्ड एंड क्रिएटेड ए गल्ट इन वीट आउटपुट। तो फिर से बेटा वीट को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, नहीं मिल पा रहा था जितना रिक्वायरमेंट था। ग्रेन प्राइजेस फेल, रूरल इनकम्स डिक्लाइन एंड फार्मर्स फेल डीपर इनटू डेब्ट। वापस से क्या हुआ, ग्रेन की प्राइसेस डाउन होने लगी, और यहाँ तक कि रूरल इनकम्स डिक्लाइन, और लोगों की जो इनकम हो पा रही थी वर्ल्ड वॉर के टाइम पर वो फिर से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई, और इस वजह से किसानों के ऊपर या फार्मर्स के ऊपर फिर से लोन बढ़ने लगा। क्या कंडीशंस आएंगी, आइए बात कर लेते हैं इसके बाद वाले पॉइंट को लेकर। नेक्स्ट, राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। फिर वही बात चल रही है कि अब मास प्रोडक्शन को लेकर बात की जाने वाली है, और हम बात करेंगे यूएस को लेकर। यूएस के अंदर किस तरह के सोर्सेज को अपनाया गया मास प्रोडक्शन के लिए, और कंजप्शन को रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या इन्होंने तरीका अपनाया, उसको लेकर बात कर लेते हैं। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द
US इकोनॉमी ऑफ 1920 वाज मास प्रोडक्शन। अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर को लेकर के, इस समय पर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में तो अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए बेटा क्या किया, मास प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। किसकी हम बात कर रहे हैं, यूएस की। A well-known pioneer of mass production was the car manufacturer Henry Ford. फोर्ड कंपनी का नाम सुना होगा आपने, हमने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में बात की थी इसकी। तो फोर्ड कंपनी, इसने हमारे इंडिया के अंदर महिंद्रा एंड महिंद्रा से कोलैबोरेशन किया था, याद कीजिए वही फोर्ड कंपनी है ये, ठीक है। ही अडेप्टेड द असेंबली लाइन ऑफ शिकागो स्लोटर हाउस। उसने एक असेंबली लाइन को यूज करना स्टार्ट किया मास प्रोडक्शन के लिए, जिसकी कार कहाँ असेंबल होने वाली है उसके लिए इन्होंने एक पटरी, एक सिस्टम या एक सिस्टमेटिक वे को अपना लिया और उसका इन्होंने मॉडल क्या बनाया बेटा, वही शिकागो का स्लेटर हाउस टू हिज न्यू कार प्लांट इन डेट्रॉइट। हम बात करें जगह को लेकर के, अमेरिका के अंदर डेट्रॉइट नामक स्थान पर क्या किया बेटा इन्होंने, जो स्लोटर हाउस था वहां पर कारों को असेंबल करना स्टार्ट किया। ही रियलाइज्ड दैट द असेंबली लाइन मेथड वुड अलाउ ए फास्टर एंड चीपर वे ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हीकल्स। क्या लगने लगा इनको कि प्रोड्यूसिंग करना व्हीकल्स को अगर, तो सबसे बेस्ट वे का रहेगा वही असेंबली लाइन, जहां जानवरों को काटा जाता है बेटा, वहां पर कार को रख करके कार को मैन्युफैक्चर करना या असेंबल करना स्टार्ट कर दिया गया। द असेंबली लाइन फोर्स्ड वर्कर्स टू रिपीट ए सिंगल टास्क मैकेनिकली एंड कंटिन्यूअसली सच एज फिटिंग ए पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द कार। अब मैकेनिक के लिए एक पार्ट को फिक्स कर दिया गया कि जैसे ही कार रन करके आगे आएगी आपको केवल एक आइटम को पुट करना है कार के अंदर, बाकी से कोई मतलब नहीं आपको। नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर जो नेक्स्ट वर्कर होगा मैकेनिकली, ये जो मैकेनिक होगा वो उसी पार्ट को लगाएगा जिसको दिया गया काम है। ये फिक्स कर दिया गया असेंबली लाइन के अंदर, किसके लिए, केवल मास प्रोडक्शन को देखते हुए। एट ए पेस डिक्टेटेड बाय द कन्वेयर बेल्ट, और जिसका नाम था बेटा, क्या नाम दिया गया असेंबली लाइन के अंदर, कन्वेयर बेल्ट को। एज ए रिजल्ट हेनरी फोर्ड्स कार केम ऑफ द असेंबली लाइन एट 3 मिनट इंटरवल्स। हर 3 मिनट के अंदर असेंबली लाइन के ऊपर कार आगे की तरफ रन करेगी या नेक्स्ट मैकेनिक के पास पहुंच जाएगी और जो वर्क दिया गया बेटा मैकेनिक को वो उससे करना स्टार्ट कर देगा। ए स्पीड मच फास्टर डेट अचीव्ड बाय द प्रीवियस मेथड, और ये स्पीड बेटा बहुत तेज थी पहले की बात की जाए तो। और इसे नाम क्या दिया गया, द टी मॉडल। याद करना, तो कार बनी इसके ऊपर, उसको नाम दिया गया टी मॉडल वाज द फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कार। टी मॉडल कार जो बनाई गई बेटा वो पहली मास प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग बनने वाली कार थी, जो किसने बनाई, फोर्ड कंपनी ने। नाम याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एट फर्स्ट वर्कर्स कुड नॉट कंट्रोल द पेस ऑफ द वर्क क्वाइट इन लार्ज नंबर्स इन डिस्प्रेशन फॉर डबल द डेली वेज टू $5 इन जनवरी 1914। जब पहले इनका वेजेस था, तनख्वाह थी बेटा, उसको डबल कर दिया क्योंकि अब इनके ऊपर लोड पड़ने लगा था। हेनरी फोर्ड रिकवर्ड द हाईवेज बाय रिपीटली स्पीडिंग अप द प्रोडक्शन लाइफ। जो पहले काम 3 मिनट में हो रहा था बेटा, उसको और रिड्यूस कर दिया। असेंबली लाइन के ऊपर जो कार आने वाली थी उसका टाइम 3 मिनट का था एक वर्कर के पास में, उसको रिड्यूस करके वेजेस को लगातार बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। क्यों, उधर रिड्यूस करने का मतलब है प्रोडक्शन का और तेजी से होना। हेनरी फोर्ड रिकवर्ड द हाईवेज बाय रिपीटली स्पीडिंग अप द प्रोडक्शन लाइन एंड फोर्सिंग वर्कर्स टुवर्ड्स एवर हार्डर। अब ज़्यादा काम करना स्टार्ट करने लगे, कौन, वर्कर्स भी। क्यों, लगातार लोन बढ़ता जा रहा था। देखिए, थैंक्स टू हायर वेजेस, लोगों ने अच्छा माना, वर्कर्स को भी लगने लगा कि हमारा जो सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है वो हमारे लिए बेस्ट है, बेटर है, इसलिए उन्होंने काम भी बेटर तरीके से करना स्टार्ट कर दिया। अब हार्ड वर्किंग से प्रॉब्लम नहीं थी मैकेनिक्स को या वर्कर्स को। मोर वर्कर्स कुड नाउ अफोर्ड टू परचेज ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। अब व्यक्ति अधिक सामान खरीद सकते थे, क्यों, क्योंकि उनका वेजेस बढ़ने लगा है, फूड ग्रेन परचेज करना उनके लिए ईजी हो गया था, यहाँ तक कि उनका लाइफ स्टैंडर्ड भी चेंज होने लगा था। देयर वाज ए स्प्लिट इन द परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, रेडियोज, ग्रामोफोन प्लेयर्स, ऑल थ्रू ए सिस्टम ऑफ हायर प्राइस। अब हायर प्राइस के अकॉर्डिंग या लोन के अकॉर्डिंग हम बात करें या स्टैंडर्ड को लेकर हम बात करें, जो वेजेस बढ़ने से लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ा तो उन्होंने अपने घर के अंदर जो नीड्स होती है, बेसिक नीड्स, उनको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, लाइक द रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ग्रामोफोन, रेडियो, ये सब अब वो अपने घर में लाने लगे। देयर वाज ए बूम इन हाउस कंस्ट्रक्शन एंड होम ओनरशिप फाइनेंस्ड वंस अगेन बाय लोन।
फिर से लोन के बेसिस के ऊपर या होम लोन के अकॉर्डिंग लोगों ने अपने जो कच्चा हाउस था बेटा उनको पक्के हाउस में चेंज करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट किया अपने हाउसेस को। द हाउसिंग एंड द कंज्यूमर बूम ऑफ द 1920s क्रिएटेड द बेसिक ऑफ प्रोस्पेरिटी इन द यूएस। और यही मेन क्या रहा बेटा, प्रोस्पेरिटी को शो करता है कहाँ पर, यूएस के अंदर। मतलब 1920 के बाद से एक नया बूम आया जिसे ही वेजेस बढ़ना स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ द असेंबली लाइन और द टी फोर्ड कंपनी को लेकर हम बात करें तो वहाँ मास प्रोडक्शन की वजह से जैसे वेजेस बढ़ा बेटा कंज्यूमर प्रोडक्शन करने वाले वर्कर्स का या मैकेनिक्स का, तो उन्होंने अपने हाउस को रिकंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया और ये हम बोल सकते हैं कि यूएस की प्रोस्पेरिटी की रिप्रेजेंट करता है। In 1923, the US resumed exporting capital to the rest of the world and became the largest overseas lender. वापस से बेटा क्या बन गया ये 1923 के अंदर एक लार्जेस्ट ओवरसीज लेंडर। यूएस इंपोर्ट एंड कैपिटल एक्सपोर्ट ऑल्सो बूस्टेड, और इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिकॉज ऑफ द मास प्रोडक्शन लगातार बढ़ने लगा, ठीक है। बूस्टेड यूरोपियन रिकवरी एंड वर्ल्ड ट्रेड एंड इनकम ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 6 years, और इसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बेटा वो लगातार बढ़ती चले गई आने वाले 6 सालों तक। अब देखिए इसके आगे हम क्या बात करने वाले हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कि वर्ल्ड इकोनॉमी को लेकर बात करें अगर तो ग्रेट वार ऑफ डिप्रेशन जो हम बात कर रहे हैं, द ग्रेट डिप्रेशन को लेकर के 1929 को, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, द ग्रेट वार ऑफ डिप्रेशन 1929। और इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई उसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। जब पोस्ट वार रिकवरी को लेकर हमने बात की, जैसे कि यूएस को लेकर हमने बात की, तो यूएस की कंडीशन काफ़ी अच्छी हो गई थी 1923 के बाद में, लेकिन जैसे ही 1929 के अंदर ग्रेट वार ऑफ डिप्रेशन आया, स्टॉक एक्सचेंज एकदम से डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, धराशायी हो जाएगा, तो फिर क्या प्रॉब्लम होने वाली है क्रिएट, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, द ग्रेट वार ऑफ डिप्रेशन।